नमस्कार, लक्ष्मण धारा के एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, अपन पिछले कुछ दिनों से क्लास 12th की ज्योग्राफी को लेकर बातचीत कर रहे हैं, जिसके अंदर नोट्स और एमसीक्यू अपन पढ़ रहे थे और आज इस चैप्टर के माध्यम से अपन मतलब इस वीडियो के माध्यम से अपन आपका चैप्टर संख्या जो 9 है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो इससे पहले कि अगर आपने नोट्स और एमसीक्यू की वीडियो नहीं देखे हैं, तो अभी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, साथ ही इसकी जो पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो चलो एक एक करके देखते हैं। व्यापार कितने प्रकार का होता है? तो व्यापार 4 प्रकार का होता है। निम्न में से दक्षिण अमेरिका दक्षिण अमेरिका उस देश की पहचान करे जो ओपेक का एक हिस्सा है। तो वेनेजुएला। गैट का गठन कब हुआ था? 1948 के अंदर हुआ था। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स के अंदर है। उस महाद्वीप को पहचाने जिसमें वैश्विक व्यापार अधिकतम प्रवाह है। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका के अंदर है। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा एकल बाजार कौन है? तो आसियान। इस वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका में दास व्यापार को समाप्त किया गया? तो 1808। दुनिया के अधिकांश महत्वपूर्ण बंदरगाह को किसके रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो व्यापार बंदरगाह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। निम्न में से कौन सा बंदरगाह नदी बंदरगाह है? तो कोलकाता जो है वो एक प्रकार से नदी बंदरगाह है। निम्न में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पहलू है? तो व्यापार की दिशा, व्यापार की मात्रा और व्यापार की संरचना, ये सभी है। तो ऑप्शन डी आपका राइट होगा। रोजमर्रा मार्ग किन देशों के बीच है? सॉरी, रेशम मार्ग किन देशों के बीच है? तो रेशम मार्ग जो है वो चीन और रोम के बीच में है, जो कि अपन ने नोट्स की क्लास के अंदर देखा था। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय है। इस व्यापार संगठन में भारत एक सहयोगी सदस्य है। तो आसियान और साफ्ता के अंदर सहयोगी सदस्य है। निम्नलिखित में से कौन एक तेल बंदरगाह है? तो त्रिपोली जो है वो एक तेलीय बंदरगाह है। निम्न में से लैटिन शब्द सेलेरियम का क्या अर्थ है? नमक द्वारा भुगतान से संबंधित है। बंदरगाह में और उसके आसपास सेवा भूमि को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है पृष्ठ प्रदेश। बंदरगाह के पास में जो भूमि होती है ना, उसको कहते हैं पृष्ठीय प्रदेश। दो देशों के बीच व्यापार को किस प्रकार के व्यापार के रूप में जाना जाता है? तो वो बोलते हैं द्विपक्षीय व्यापार। राष्ट्र के बीच व्यापार से संबंधित वैश्विक नियमों का निर्धारण करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो विश्व व्यापार संगठन। व्यापार संतुलन से क्या अभिप्राय है? निर्यात और आयात में अंतर। ठीक है ना, निर्यात और आयात में अंतर। दो देशों के मध्य व्यापार करना क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अगर दो देशों के बीच में व्यापार होता है तो उसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय, जैसे भारत और रूस। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा के अंदर है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे कुछ बातें दी हुई है, उनकी देख लेते हैं। तो विश्व व्यापार संगठन के बारे में कुछ बातें कही है, जिसमें से पहला है कि विश्व 1948 से गैट को विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ में रूपांतरित किया गया। ठीक है, यह विश्वव्यापी व्यापार तंत्र के लिए नियमों को नियत करता है। विश्व व्यापार संगठन दूरसंचार और बैंकिंग जैसी सेवाओं को अपने कार्यों में सम्मिलित नहीं करता। उपयुक्त तत्वों में से कौन से सही नहीं है? तो एक और जो तीन है वो सही नहीं है। देखो देखो 1948 से गैट को विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ में भी रूपांतरित किया गया। 1948 से थोड़ी 1995 में किया गया। ठीक है ना, तो ये गलत हो गया। और दूसरा कथन तो सही है। तीसरा क्या है कि विश्व व्यापार संगठन दूरसंचार और बैंकिंग जैसी सेवाओं को अपने कार्य में सम्मिलित नहीं करता। बिल्कुल सम्मिलित करता है, क्योंकि इसमें ये कार्य सम्मिलित होते हैं। तो इसमें जो आपका राइट होगा वो होगा बी ऑप्शन। ठीक है, एक और तीन जो है वो गलत है। चलिए नेक्स्ट बातचीत करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नौसेना पतन केवल सामाजिक महत्व के पतन होते हैं। और मार्ग पतन मूल रूप से मुख्य समुद्री मार्गों पर विश्राम केंद्र के रूप में विकसित होते हैं। तो एक और दो दोनों इसमें सही है आपके। नेक्स्ट आगे देखें। रोटरडम पतन निम्नलिखित में से किस प्रकार का पतन है? तो रोटरडम जो है वो एक प्रकार से आपका अंतरपो पतन, ठीक है ना। और अंतरपो पतन का मतलब होता है कि जहाँ विभिन्न देशों से निर्यात हेतु वस्तुएं लाई जाती है। ठीक है ना। निम्न कथनों पर विचार करें। तेल पतन तेल के प्रक्रमण और नौ परिवहन का कार्य करते हैं। पैकेट स्टेशन विशेष रूप से छोटी दूरियों को तय करने हेतु जलीय क्षेत्रों के आर पार
डाक तथा यात्रियों के परिवहन हेतु जुड़े होते हैं। तो कौन सा कथन इसमें सही है? तो ये दोनों आपके इसमें सही है। पतनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्देशीय पतन समुद्री तट के नजदीक अवस्थित होते हैं, बाह्य पतन गहरे जल के पतन है और वास्तविक पतन से दूर बने होते हैं। अंतर्देशीय पतन नदी अथवा नहर द्वारा समुद्र से जुड़े होते हैं। तो इसमें बात करें तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आपके राइट है, तो बी ऑप्शन राइट होगा इसमें। निम्नलिखित में से संसार के महान पतन किस पतन के रूप में वर्गीकृत किए गए? संसार के महान पतन जो है वो आपके विस्तृत पतन। 68 औद्योगिक पतन सामान्य नौबार विशिष्ट उत्पादकों तथा विनिर्मित वस्तुओं का निपटान करने के साथ साथ यात्री यातायात का भी प्रबंधन करते हैं। वाणिज्यिक पतन थोक नौबार के लिए विशेषकृत बने होते हैं। इनमें से कौन सा कथन जो है वो बिल्कुल सही नहीं बैठता है? तो एक और भी, ये दोनों इसमें सही नहीं बैठते हैं। देखो आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किस प्रादेशिक समूह का हिस्सा है? यानी भारत जो है वो किस प्रादेशिक समूह का हिस्सा है? तो साफ्ता का हिस्सा है। ठीक है, साफ्ता का मतलब है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। ठीक है ना, सदस्य है। ठीक है ना, इसमें विकल्प बी जो है वो आपका सही होगा। और साप्ताह के सदस्यों की बात करूं तो बांग्लादेश है, मालदीव है, भूटान है, नेपाल है, भारत है और पाकिस्तान है और श्रीलंका ये इसके सदस्य देश। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण अमेरिकी देश ओपेक का सदस्य है? ओपेक का सदस्य जो है वो है वेनेजुला। ओपेक में कुल 11 सदस्य देश हैं। अगर बात करूं तो अल्जीरिया, इंडोनेशिया, इराक, ईरान, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुला। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विभिन्न राष्ट्रों के बीच राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है और व्यापार वस्तुतः अन्यत्र उत्पादित मदों का क्रय विक्रय है। तो दोनों बातें सत्य है, तो इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्विपार्श्विक व्यापार बहुत से व्यापारिक देशों के साथ किया जाता है। व्यापार हेतु अर्थव्यवस्थाओं को खोलने का कार्य मुक्त व्यापार अथवा व्यापार उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। घरेलू उत्पाद एवं सेवाओं से प्रतिस्पर्धा करने के लिए व्यापार उदारीकरण सभी स्थानों से वस्तुओं और सेवाओं के लिए अनुमति प्रदान करता है। तो इसमें जो है वो आपका सही नहीं है, तो बी राइट हो जाएगा। 2 और 3 ये सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से सही देखना है तो व्यापार संतुलन एक देश के द्वारा अन्य देश को आयात एवं निर्यात की गई वस्तु एवं सेवा की यात्रा का प्रलेखन करता है। यदि किसी देश के निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य की तुलना में कम है तो देश का व्यापार संतुलन धनात्मक अथवा अनुकूलन है। ऋणात्मक संतुलन का अर्थ है कि देश वस्तु के क्रय पर विक्रय से अर्जित की अपेक्षा अधिक व्यय करता है। तो इसमें 1 और 3। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। व्यापार की गई वस्तुओं का वास्तविक तोल परिणाम कहलाता है। वर्तमान समय में विश्व व्यापार का अधिकांश प्राथमिक क्षेत्र, विश्व व्यापार का अधिकांश जो प्राथमिक क्षेत्र है तो वो क्या आधिपत्य में है? लागत की दृष्टि से भिन्न भिन्न कारणों से अलग अलग कीमत की वस्तु को दो देशों के क्रय विक्रय की प्रथा डंप करना कहलाती है। तो इसमें से कौन कौन सी चीजें जो है वो इसके लिए सही बैठेगी? तो इसमें जो आया आपका सी ऑप्शन राइट होगा, 1 और 3। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जेनेवा के अंदर है। और नीचे दिए गए कथनों के आधार पर आधारों में से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार कौन से हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आधार की बात करें तो सी ऑप्शन राइट होगा, 1, 2, 3, 4 और 5। सारे के सारे राष्ट्रीय संसाधन जनसंख्या कारक ये सारे के जो अपने नोट्स के अंदर देखे भाई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वस्तुओं और सेवाओं के तुलनात्मक लाभ परिपूरकता व हस्तांतरणीयता के सिद्धांत पर आधारित होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन में निम्नकरण का परिणाम है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है? कौन से कथन जो इसमें सही नहीं है? तो इसमें आपका जो केवल बी है वो सही नहीं। व्यापार वसूल के हेतु सामान्य समझौता गैट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? देखो गैट की स्थापना 1945 में की गई। 45 में नहीं की गई थी, 1948 में। तो इसमें जो आपके राइट होंगे, इसका मुख्य उद्देश्य शुल्क कोटों सब्सिडी की कमी और फिर व्यापार शुल्क हेतु समझौता। तो हाँ, ये दोनों बातें सत्य है, तो इसमें आपका बी जो है वो राइट। चलो नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न राष्ट्रों के बीच राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान को कहते हैं व्यापार। ठीक है, आदिम समाजों में व्यापार प्रारंभिक रूप से वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। तो ये बात बिल्कुल सत्य है और इसमें आपका जो सी ऑप्शन वो राइट होगा।
जॉनबिल मेला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असम में फसल के मौसम के बाद हर साल जनवरी में इसका आयोजन किया जाता है। संभवतः यह भारत का एकमात्र मेला जो वस्तु विनिमय प्रणाली में अभी भी जीवित है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट होगा। एक और, ठीक है। चमक पत्थर, ओबीसीडियन और बाघ के पंजे, वैल के दांत, कुत्तों के दांत, उपयुक्त में से कौन सा उच्च आंतरिक मूल्य वाली वस्तु मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो ऑप्शन आपका राइट होगा वो होगा डी। ये सारे महंगे ही है। निम्नलिखित पर विचार करें। सैलरी शब्द लैटिन शब्द सैलेरियम से बना है, जिसका अर्थ है नमक द्वारा भुगतान करना। प्राचीन काल में नमक भुगतान का एक माध्यम था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो बिल्कुल ये सी, दोनों के दोनों कथन आपके सही है। नेक्स्ट, सिल्क रूट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह रोम को चीन से जोड़ने वाली लंबी दूरी के व्यापार का एक आरंभिक उदाहरण है। भारत, फारस और मध्य एशिया इसी मार्ग के मध्यवर्ती बिंदु है। चीन रेशम, ऊन और कीमती वस्तुएं व्यापार की मुख्य वस्तुएं थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 83 की बात करें तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है वो डी, आपके सारे के सारे तीनों के तीनों सही है। ठीक है। आगे हैं रोमन साम्राज्य के विघटन के पश्चात 12वीं और 13वीं सदी के दौरान अमेरिकी वाणिज्य में वृद्धि हुई। 15वीं शताब्दी के बाद से यूरोपीय उपनिवेशवाद शुरू हुआ और दास व्यापार उभर कर सामने आया। तो इन दोनों में बात करें तो कौन से कथन सत्य है? तो इसमें भी आपका राइट होगा, केवल और केवल। दास व्यापार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यूरोपीय लोगों द्वारा अफ्रीकी मूल के लोगों को पकड़ा गया और ज्यादातर उन्हें अपने बागानों में श्रम के लिए लगाया गया। यह यूरोपीय उपनिवेशवाद के प्रचार के बाद 15वीं शताब्दी से शुरू हुआ। तो ये जो बातें हैं दोनों की दोनों सत्य है। तो इसमें आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, डेनमार्क। उपयुक्त देशों को उनके द्वारा दास व्यापार उन्मूलन को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। इसमें अपन थोड़ी डेट देख लेते हैं। देखो, अगर बात करें अपन डेनमार्क की, तो डेनमार्क में 1792, ठीक है ना। और ग्रेट ब्रिटेन की बात करूं तो ग्रेट ब्रिटेन में जो था वो 1807। और अमेरिका की बात करूं तो 1808। तो इसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखेंगे तो आपके इसमें जो ऑप्शन राइट होगा होगा 3, 2, 1। ये 5, 3, 2, 1। तो 3 1792 है, फिर 2 नंबर पे 1807 की डेट है, फिर 1808 की डेट है। बिल्कुल सही है, 3, 2, 1। ठीक है ना। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में निम्नलिखित का कथनों पर विचार करें। ठीक है। यह उत्पादन में विशिष्टीकरण का परिणाम है। यह विश्व में अर्थव्यवस्था को लाभान्वित करता है। यदि विभिन्न राष्ट्र वस्तुओं में उत्पादन या सेवाओं की उपलब्धता में श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण को प्रयोग में लाएं। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो उपयुक्त कथनों में से सही की बात करें तो आपके दोनों के दोनों कथन इसमें सत्य है। नेक्स्ट है तुलनात्मक लाभ। वस्तु और सेवा की परिपूर्णता और हस्तांतरणीयता, परस्पर लाभकारी। तो अब इनमें से देखें तो कौन सा सही होगा? तो ये सारे के सारे ही सही होंगे जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है। आगे हैं भूविज्ञान, राहत, मृदा और जलवायु। उपयुक्त कारकों में से कौन राष्ट्रीय संसाधन के असमान वितरण के लिए जिम्मेदार है? तो असमान वितरण के लिए कौन जिम्मेदार है? सारे के सारे ही जिम्मेदार है। धरातलीय विभिन्नता फसलों और पशुओं की विविधता सुनिश्चित करती है। खनिज संसाधन की उपलब्धता औद्योगिक विकास को आधार प्रदान करती है। जल वायु पादप और जीवों के प्रकार को प्रभावित करती है, जो किसी दिए गए क्षेत्र में उग सकते हैं। ऊन का उत्पादन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हो सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन जो है वो आपके सही है? तो इसमें कौन से कथन सही है भाव? तो इसमें बी कथन, 1, 2 और 3। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आकार, वितरण, विविधता। उपयुक्त में से कौन सी जनसंख्या कारक व्यापार की गई वस्तुओं के प्रकार और मात्रा को प्रभावित करेंगे? तो कौन से हैं वो प्रभावित करेंगे? सारे। आकार भी करेगा, वितरण भी करेगा और विविधता भी करेगा। तो डी राइट होगा इसमें। निम्नलिखित पर विचार करें। बहुमूल्य सामग्री और देश। तो ये पोर्सलिन यानी ब्रोकेडस चीन, कॉलिन ईरान, बटी कपड़ा इस्तांबुल, चमड़े का काम उत्तरी अमेरिका। तो इसमें से कौन सा जो है वो सही ढंग से सुमेलित है उसकी बात करें तो इसमें जो सुमेलित है वो है आपका ए। 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 सही। तो बटी कपड़ा है। बटी कपड़ा जो है वो आपके इंडोनेशिया से, ठीक है ना। बटी कपड़े वाला इस्तांबुल इसने गलत कर दिया, तो ये जो है वो आपके इंडोनेशिया से संबंधित है। ओके, चलो। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सघन आबादी वाले देश में बड़ी मात्रा में बाहरी व्यापार होता है और जनसंख्या का जीवन स्तर बेहतर गुणवत्ता वाले आयातित उत्पादों की मांग को निर्धारित करता है। ठीक है। तो इसमें अगर देखेंगे तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा।
केवल और केवल दो। 94 विदेशी निवेश विकासशील देशों में व्यापार को बढ़ावा दे सकता है। विकासशील देशों में पूंजी प्रधान उद्योगों का विकास वैश्विक व्यापार को बढ़ा सकता है। उपयुक्त कथनों में से सही कौन से हैं? इनमें से अगर बात करें तो सही कौन से होंगे? सही होंगे आपका सी, एक, दो, यानी ये आपके इसमें सही ऑप्शन होंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। परिवहन परिमाण प्रखंडीय संयोजन व्यापार की दिशा उपयुक्त में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख पहलू है? अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख पहलू की बात करें तो आपका इसमें ए ऑप्शन राइट होगा, दो, चार और तीन। दो, चार, तीन। दो, तीन, चार या दो, चार, तीन, दो भी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। व्यापार किए गए वस्तु का वास्तविक तोल परिणाम कहलाता है और व्यापार सेवाओं को तोल में मापा जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? अगर बात करें सही कथनों की तो उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसमें आपका जो होगा वो ए ऑप्शन राइट होगा, ठीक है ना, केवल ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आयात और निर्यात की गई वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार में परिवर्तन हुए हैं। व्यापारिक वस्तुओं के व्यापार में यूरोप का योगदान कम हो रहा है जबकि एशियाई देशों का योगदान बढ़ रहा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा पिछली सदी में देखे गए परिवर्तन के संबंध में सही कथन बैठता है? तो इसके अंदर बात करेंगे तो आपका जो सही बैठेगा वो सी बैठेगा, यानी दोनों बातें सत्य है। ठीक है, आगे है। यह एक देश, देखो व्यापार संतुलन के बारे में क्या बातें कही गई है कि यह एक देश द्वारा दूसरे देश को वस्तुओं और सेवाओं के आयात के साथ साथ निर्यात किए जाने की मात्रा का प्रलेखन करता है। यदि आयात का वस्तु किसी देश के निर्यात के मूल्य से अधिक है तो देश के पास व्यापार संतुलन ऋणात्मक होगा और एक सकारात्मक संतुलन का मतलब यह होगा कि देश वस्तुओं के क्रय पर ज्यादा व्यय करता है जितना कि अपने सामानों के विक्रय से अर्जित करता है। तो इसमें जो ऑप्शन आपका राइट होगा वो होगा सी, यानी एक और दो जो बातें हैं वो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट, द्विपक्षीय व्यापार दो देशों द्वारा एक दूसरे के साथ किया जाता है और व्यापारिक साझेदार को सर्वाधिक अनुकूलन राष्ट्र का दर्जा दिया जाता है। तो इसकी बात करेंगे तो इसमें जो आपका ऑप्शन राइट होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है ना, केवल एक। व्यापार उदारीकरण व्यापार अवरोध जैसे सीमा शुल्कों को घटाकर किया जाता है और ये विदेशी और घरेलू उत्पादों और सेवाओं के बीच प्रतिस्पर्धा को अनुमोदित करता है। ठीक है ना, तो अनुमति देता है। तो ये जो होगा इसमें सी ऑप्शन राइट होगा, यानी ये दोनों बातें सत्य है। 1994 में जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड यानी गैट का गठन हुआ, क्या ये बात सत्य है? नहीं। यह जनवरी 1995 में विश्व व्यापार संगठन के रूप में रूपांतरित हो गया, तो ये बात सत्य है। बी इसमें राइट हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन के बारे में विचार करना है तो यह एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्र के बीच व्यापार के वैश्विक नियमों को व्यवहार करता है। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। भारत विश्व व्यापार संगठन के संस्थापक सदस्य रहा है। तो इसके अंदर बात करें तो कौन कौन से कथन सत्य सत्य बैठेंगे? तो बी बैठेंगे क्योंकि एक और तीन जो है वो बिल्कुल इसमें सही है। इसका मुख्यालय जो है वो ऑस्ट्रिया में नहीं है। इसका जो मुख्यालय जो है वो आपको पता होगा कहाँ पे है, वियना के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें तो जेनेवा में, सॉरी वियना में नहीं है, जेनेवा में। ठीक है? जेनेवा जो स्विट्जरलैंड में स्थित है वहां पे है। आगे बात करें प्रादेशिक व्यापार समूहों के बारे में। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। वे व्यापारिक वस्तुओं में भौगोलिक निकटता, समरूपता और पूर्वता वाले देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करते हैं। वे विकासशील विश्व के व्यापार पर प्रतिबंध बढ़ाते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो प्रादेशिक व्यापार के बारे में कौन से इसमें जो कथन है वो बिल्कुल सही है। तो प्रादेशिक व्यापार के बारे में बात करें तो इसमें जो आपका ए ऑप्शन है वो राइट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्थापना वर्ष और दिए हुए हैं तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें जो है आपका सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, एक, तीन और चार बिल्कुल सही। एक, तीन और चार। इसमें जो लैटिन अमेरिकी इंटीग्रेशन एसोसिएशन है वो गलत है। ठीक है ना, इसकी जो स्थापना है वो आपके 1980 में, 1980 में, यानी नाफ्ता, LAIA, लैटिन अमेरिका एसोसिएशन 1980 में होता है। इसी वजह से ये गलत है। आगे भारत का एक भारत एक राष्ट्र सदस्य राष्ट्र है, यानी इनमें से भारत किसका सदस्य राष्ट्र है? दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता इसका है। ठीक है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे अपन सार्क के नाम से भी जानते हैं। आगे प्रश्न संख्या 106,
प्रादेशिक विशिष्टीकरण, उत्पादन का उच्च स्तर, उच्च रहन सहन, कीमतों का समानीकरण और ज्ञान का प्रचार उपयुक्त में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ है? तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ की बात करें तो ये सारे के सारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ। विकास के असमान स्तर, शोषण, संस्कृति का प्रचार, श्रम का समानीकरण, उपयुक्त में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के हानिकारक प्रभाव है? तो इसमें कौन से हानिकारक प्रभाव है? तो ये सारे के सारे हानिकारक प्रभाव है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पतन जहाज के लिए गोदी लाने, उतारने और भंडारण की सुविधा प्रदान करते हैं। एक पतन द्वारा निपटाया नौभार उसके पृष्ठीय प्रदेश के विकास का स्तर का एक संकेत है। सैन फ्रांसिस्को विश्व के सबसे बड़े स्थलबद्ध पतन है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन इसमें सही है? तो इसकी बात करेंगे तो आपका इसमें जो है वो डी राइट हो जाएगा, सारे के सारे सही है। निम्नलिखित पर विचार करें। पुनर्निर्यात पतन, औद्योगिक पतन, वाणिज्यिक पतन, विस्तृत पतन उपयुक्त पतनों में से कौन से उनके द्वारा संभाले गए यातायात प्रकार के अनुसार किया जाता है? तो इसमें बात करेंगे तो आपका इसमें ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, 2, 3 और 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाह्य पतन समुद्री तट से दूर स्थित होते हैं। अंतर्देशीय पतन गहरे जल के पतन जो वास्तविक पतन से दूर बनाए गए हैं। और यूनान में पेरियस एथेंस का बाह्य पतन का उदाहरण है। और उदाहरण उसके बाद में कोलकाता हुगली नदी पर स्थित जो दामोदर नदी की एक शाखा है। तो इसमें जो है उसमें कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा आपके? तो इसमें जो है वो आपका ऑप्शन डी राइट होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई सही है ही नहीं, सारे के सारे गलती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ले पतन, अंतरोत्पतन, पैकेट स्टेशन और मार्ग पतन उपयुक्त पतनों में से कौन सा विशिष्टकृत क्रियाकलापों के लिए आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो इसके लिए बात करें तो डी, ये सारे के सारे। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार किया। मार्ग पतन को फेरी पतन के नाम से भी जाना जाता है। पैकेट स्टेशन विशेष रूप से छोटी दूरी को तय करने हेतु जलीय क्षेत्रों के आर पार डाक यात्रियों के परिवहन से जुड़े होते हैं। और ट्यूनीशिया में एशवीरा एक पैकेट स्टेशन है। तो ट्यूनीशिया में एशवीरा पैकेट स्टेशन है। तो इसमें सी ऑप्शन आपका कौन सा सही है? केवल तो इसमें आपका राइट है। आगे मारियबो वेनेजुला, मार्काइबो वेनेजुला, एसवीरा लेबनान, त्रिपोली ट्यूनीशिया उपयुक्त में से कौन सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है? तो सी केवल एक। मोरक्को जो है वेनेजुला में स्थित है। ठीक है ना, बाकी के सारे इसके अंदर गणित। ठीक है, और ट्यूनीशिया की बात करें तो ट्यूनीशिया के अंदर जो है वो है ये एसवीरा। और लेबनान में बात करें तो लेबनान में है त्रिपोली। ये इसमें आ जाएगा, ये इसमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मार्ग पतन को मुख्य रूप से समुद्री मार्ग पर विश्राम केंद्र के रूप में भी विकसित किया जाता है। बाद में वाणिज्यिक पतनों में विकसित हुए। और कोची और करवाड़ भारत में ऐसे पतनों के उदाहरण हैं। इसमें जो ऑप्शन होगा वो आपका ए राइट होगा। 1 और 2 सही है। ठीक है, नेक्स्ट है अंतरपो पतन संग्रह केंद्र है जहाँ विभिन्न देशों के निर्यात के लिए वस्तुएं लाई जाती है। सिंगापुर एशिया के लिए, बाल्टिक क्षेत्र के लिए रॉटरडैम और यूरोप के लिए कोपनहेगन एक आंतरिक पतन है। ठीक है, नौसेना पतन ऐसे पतन है जिसका केवल सामरिक महत्व। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो इसमें जो आपका बी ऑप्शन राइट होगा, 1 और 3। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर संख्या अपन 10 के अंदर मिलेंगे जिसका नाम है मानव बस्ती। उसके नोट्स और एमसीक्यू के बाद में आपकी जो भूगोल मानव भूगोल है वो पूरी कंप्लीट